हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार सीनियर एजुकेटर न्यू एज कोचिंग से आप सबका स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से मैं आप सबके बीच में मौजूद हूं आपके इंग्लिश के चैप्टर्स के सॉल्यूशन के साथ में। तो आज मैं जिन बच्चों के लिए इंग्लिश चैप्टर के सॉल्यूशन लेकर के आया हूं वो बच्चे हैं यूपी स्टेट बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे जो क्लास 7 से पढ़ाई कर रहे हैं। और उनकी इंग्लिश की किताब है रेनबो। तो रेनबो का लेसन नंबर 2 द होली गंगा, पवित्र गंगा, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैं लेकर के आया हूँ। अच्छा, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रा सा बताना चाहूँगा कि आप ना मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस पर मैंने बड़े डिटेल लेक्चर सेशन डाले हैं। आपके चैप्टर्स के फुल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो भी हैं। इसके साथ साथ में मैंने सॉल्यूशंस के क्वेश्चन आंसर के भी लेक्चर सेशन डाल रखे हैं। और आप एक और बात नोटिस करेंगे कि मैंने इसमें हाथों से लिख कर के नहीं रखा है क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि कई बार कुछ एक बच्चों को हैंडराइटिंग पढ़ने में दिक्कत होती है। हालांकि मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी है, फिर भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो, उनकी आँखों पर ज़्यादा जोर न पड़े इसीलिए मैंने इसे टाइप करके लिखा है। आप देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं और जो आंसर्स हैं, जो सॉल्यूशन है, वो मैंने ब्लू कलर से टाइप किया है। तो बच्चों, मैं आप सबसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल न्यू एज कोचिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करो। आपको खुद भी सब्सक्राइब करना चाहिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहना चाहिए, और लेक्चर्स कैसे लगते हैं इसके बारे में कमेंट करना चाहिए। अगर आप किसी एक चैप्टर का सारा के सारा क्वेश्चन आंसर मेरे इस वीडियो की मदद से देखना और उतारना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना होगा। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आप क्वेश्चन का आंसर नोट कैसे कर पाओगे। आप ज़रूरत के हिसाब से इसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बैकवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहले भी मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते होंगे, मेरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, आपने सब्सक्राइब किया होगा, शेयर किया होगा। अगर पिछली बार नहीं किया तो आज इस लेक्चर के बाद में आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मैं आपके क्लासेज के लिए जो बाकी सारे सब्जेक्ट हैं या और बचे हुए चैप्टर हैं उसके जो वीडियो लेक्चर लेकर के आने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा, आपको पता चलेगा, है ना। तभी तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा पाऊँगा। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के आंसर्स। चैप्टर है द होली गंगा। पहला क्वेश्चन है व्हिच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। तो आप नेशनल का मतलब समझते हो ना। नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा नेशनल फ्लैग क्या है, तिरंगा झंडा। नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर। तो यहाँ पर बात है नेशनल रिवर की, तो गंगा नदी को नेशनल रिवर का दर्जा मिला हुआ है। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हिच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, इसका आंसर है द गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है ना। दूसरा क्वेश्चन है वेयर डज द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम। बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, जर्नी का मतलब है यात्रा। तो गंगा नदी अपनी यात्रा, अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करती है, इसका मतलब है गंगा का जन्म कहाँ होता है, उसका उद्भव कहाँ होता है, वो कहाँ से अपना सफ़र आगे बढ़ाती है। द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख, है ना। गंगा अपनी यात्रा गोमुख से शुरू करती है। और गोमुख क्या है, गोमुख एक ग्लेशियर का नाम है, एक गुफा है, बर्फ़ की गुफा। गोमुख इज ए केव मेड ऑफ आइस इन दी हिमालयाज। गंगोत्री नाम भी है उस जगह का, ऐसा भी कहते हैं। और वहाँ पर एक ग्लेशियर है, उसके बर्फ़ में छोटी सी मुंह की जैसी आकृति है, शेप बना हुआ है, वहाँ से ही गंगा नदी निकलनी शुरू होती है, अपनी यात्रा शुरू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वेयर डू द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन इट। यमुना और सरस्वती नदी इसे कहाँ पर ज्वाइन करते हैं। गंगा के सफ़र में, गंगा की जर्नी में जब ये
गोमुख से निकल कर के आगे बढ़ती है, पहाड़ों की ढलानों से नीचे उतरती है। तो सवाल है कि यमुना नदी और सरस्वती नदी इसे कहाँ पर ज्वाइन करती हैं। तो बच्चों, आपने संगम का नाम सुना है? आप यूपी के बच्चे हो तो इलाहाबाद का नाम तो सुना ही होगा, और इलाहाबाद में संगम का नाम भी सुना होगा। अगर नहीं सुना है किसी वजह से तो आज आप जान लो। द यमुना एंड द सरस्वती मीट द गंगा एट इलाहाबाद। इलाहाबाद में यमुना और सरस्वती नदी गंगा नदी के साथ में मिलती हैं। एंड दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर इज़ कॉल्ड त्रिवेणी संगम। और ये जो तीन नदियाँ जिस जगह पे मिलती हैं उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी तीन हो गया ना, और संगम, संगम का मतलब है मिलना। जो बच्चे वहाँ घूमने गए हैं वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कमेंट में टाइप करके कि कैसा रहा वहाँ का अनुभव। कुछ बच्चे, कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर तीनों नदियों का पानी उन्हें थोड़ा सा अलग अलग कलर में दिखता है, और वो बाइफरकेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गंगा नदी का पानी ऐसा है, यमुना नदी का पानी ऐसा है, और सरस्वती का ऐसा है। सरस्वती के बारे में बोलते हैं कि वो विलुप्त होती हुई नदी है, उसका शायद कोई स्रोत ज़मीन के अंदर से है, बाहर में सही से वो प्राकट्य नहीं है। एक और बात है, दिस प्लेस इज़ वेरी होली। होली, HOLY, होली का मतलब होता है पवित्र। तो ये जो जगह है त्रिवेणी संगम, ये बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ स्नान करने का बहुत पुण्य मिलता है। आपके घर के बड़े बुजुर्ग इस बारे में आपको बता सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। इसका नाम क्या है? तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग और तीर्थराज मतलब प्रयाग एक तीर्थ स्थल है, एक पिलग्रिमेज प्लेस है ना। लेकिन उसमें से भी जितने भी तीर्थ स्थान हैं उसमें से राजा मतलब तीर्थों का राजा प्रयाग, ऐसी महिमा है, ऐसी पॉपुलैरिटी है इस जगह की। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज़ गेन इंटरनेशनल फेम। और समय समय पर लगभग 12 वर्षों के बाद में अपने देश में कुंभ मेले लगते हैं, और 6 वर्षों के बाद में अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है। तो उस दौरान भी लोग नदियों में जा कर के स्नान करते हैं। और गंगा नदी तो पवित्र नदी है ही, इससे ज़्यादा पवित्र नदी और कौन सी होगी। तो यहाँ प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, जिसे इंटरनेशनल फेम, पूरी दुनिया के लोग आकर के कुंभ मेले में गंगा नदी में स्नान करके अपने को पवित्र बनाते हैं, और बहुत प्रसिद्ध है ये जगह। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी। अब गंगा की जर्नी की शुरुआत तो होती है गोमुख से, और वहाँ से निकल कर के इसका सफ़र है वो बहुत लंबा है, बहुत लंबा, हज़ारों किलोमीटर लंबा सफ़र है। तो इसकी जर्नी कहाँ ख़त्म होती है? हर नदी, हर बड़ी नदी कहीं न कहीं से शुरू होती है। आमतौर पर किसी पर्वतीय स्थान से शुरू होती है, किसी ग्लेशियर से शुरू होती है, और कहीं न कहीं वो समुद्र में मिल जाया करती है। सो व्हाट अबाउट गंगा? गंगा नदी के बारे में क्या है? द गंगाज लॉन्ग जर्नी एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल के पास में। तो गंगा अपनी लंबी जर्नी को बंगाल की खाड़ी में ख़त्म करती है। दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज़ कॉल्ड द गंगा सागर। और ये जगह, ये जो बंगाल की खाड़ी में जो जगह है जहाँ पर गंगा नदी समुद्र के साथ मिलती है और समुद्र में विलुप्त हो जाती है, उसे गंगा सागर कहते हैं। ये भी पवित्र जगह है, यहाँ पर भी स्नान करने का अपना अलग महत्व है, वो भी बहुत पुण्य का काम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाई इज़ गंगा प्योरिटी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बच्चों, जब हम गंगा को माँ का दर्जा देते हैं, गंगा को एक पवित्र नदी मानते हैं, और गंगा पानी का कितना इम्पोर्टेंस है ये आप समझते ही हो। इसका एक इम्पोर्टेंस आप ऐसे समझ लो कि घरों में जितनी भी पूजा पाठ वगैरह की बातें होती हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें गंगा नदी के पानी की ज़रूरत होती है। और तो और अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति मर रहा हो, उसके प्राण नहीं छूट रहे हों या प्राण छूटने वाले होते हैं, मरने वाले होते हैं, तो लोग कहते हैं कि उसके मुंह में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल देने से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लोग ये भी चाहते हैं कि मरने के बाद में उनके शरीर को या तो गंगा नदी के किनारे में अग्नि संस्कार हो, या फिर उनकी जो हड्डियों के राख होते हैं ना, अस्थि कलश, उसे भी गंगा नदी में बहा जाए।
इतनी पवित्रता है गंगा नदी की। तो गंगा नदी का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी गंगा नदी के पानी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप सोचो, ये जो बिहार और यूपी में रहने वाले लोग हैं, उत्तराखंड में रहने वाले लोग हैं, और गंगा नदी जहाँ उत्तराखंड, यूपी और बिहार होते हुए बंगाल जाती है, तो इस नदी के दोनों तरफ में जो क्षेत्र होता है, जो शहर है, जो गांव हैं, उसका विकास काफ़ी हुआ है। वहाँ के लोग अच्छी खासी स्थिति में हैं, वहाँ पर आबादी है, घनी आबादी है, वहाँ खेती करते हैं तो अच्छे पैदावार होती है, खेतों में उपज अच्छी होती है। इसकी वजह क्या है? ये गंगा मैया, गंगा नदी ही तो है, गंगा नदी का पानी ही तो है। तो गंगा नदी की पानी की वजह से इन जगह के खेतों की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। यहाँ पे लोगों को मतलब धरती का जो भूगर्भ जल स्तर है वो मेंटेन रहता है, लोगों को पीने का पानी भी इससे मिलता है। ये हमारी मिट्टी को इनरिच करती है, उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। नदियों के होने से सभ्यता का विकास होता है ना। तभी तो इसे लाइफ लाइन ऑफ इंडिया भी कहा गया है। और ये नदी अकेले सिर्फ एक नदी नहीं है, इससे कई और नदियों को जन्म भी मिलता है, सहारा भी मिलता है, जो इसकी सहायक नदियां हैं। गंगा नदी में रहने वाले बहुत सारे जो जलीय जीव हैं वो इसकी वजह से स्वस्थ रहते हैं। तो अगर गंगा नदी का पानी शुद्ध नहीं होगा तो किसे किसे तकलीफ़ होने वाली है? गंगा नदी को दिक्कत होने का मतलब है हमारी लाइफ लाइन को दिक्कत होना, हमारी खेती को नुकसान हो सकता है, हमारे वनों जंगल को नुकसान पहुंच सकता है, जनजीवन को नुकसान पहुंच सकता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नुकसान पहुंच सकता है। इसके आसपास के क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था चरमरा सकती है अगर गंगा नदी का पानी शुद्ध नहीं रहा तो, प्रदूषित हो गया तो। सो व्हाई इज गंगाज प्योरिटी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? गंगा को शुद्ध रखना हमारा कर्तव्य कैसे है? तो इसका आंसर मैंने लिखा है कि एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट्स ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ उत्तराखंड, यूपी, बिहार एंड बंगाल solely डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ गंगा। ये पूरी तरह से इनका विकास, जनजीवन गंगा नदी पर निर्भर करता है, क्योंकि गंगा नदी इट इनरिचेज द सॉइल एंड इट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। ये हमारे देश की बहुत सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है और ये हमारी धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है ना। इसे हम जीवन रेखा भी कहते हैं भारत की। रिवर्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट एज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। हालांकि बारिश तो होती है, लेकिन बारिश के भरोसे हम अपनी पूरी की पूरी खेती तो नहीं कर सकते ना। तो नदियां हमारे खेतों के लिए सिंचाई के महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। और गंगा नदी जिस जिस स्टेट से होकर के गुजरती है, इससे बहुत सारी नहरें और सहायक नदियां भी खींची गई हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को खेती में बहुत सुविधा होती है। If water of Ganga is not pure, life of the aquatic animals will be endangered। और गंगा नदी का पानी शुद्ध होने से हमें तो फ़ायदा होता ही है, इसमें रहने वाले जलीय जीवों को भी फ़ायदा होता है। और अगर गंगा नदी का पानी शुद्ध नहीं रहेगा तो उन जीवों को भी खतरा होगा। आप सोच करके देखो कि देश में खेती के बाद नदियों से या समुद्र से जो मछली उत्पादन होता है उस पर भी हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे गांव की आबादी का एक बहुत सारा हिस्सा डिपेंड करता है। तो अगर गंगा नदी का पानी प्रदूषित हो गया तो मछलियों का उत्पादन कैसे होगा? तो आप सोच सकते हो ना। सो इट विल ऑल्सो बैडली इफेक्ट द हेल्थ ऑफ पीपुल लिविंग बाय द साइड, सो दैट गंगाज प्योरिटीज इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसकी वजह से अगर गंगा का पानी शुद्ध रहेगा तो ठीक है, अगर शुद्ध नहीं रहेगा तो इसके आसपास में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, इसके जलीय जीवों को बुरा असर पड़ेगा और इसके आसपास के खेती के क्षेत्र, जंगलों को भी नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए गंगा नदी की शुद्धता हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, चूज़ द राइट ऑप्शन। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हर सवाल के 3-4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको ढूंढना है कि कौन सा सही जवाब है। तो जिन बच्चों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, सुना है ना, उनके मन में इस चैप्टर की बातें अभी भी बसी हुई हैं,
दे कैन आंसर इट इजीली। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है गोमुख इज़ द प्लेस वेयर, गोमुख कौन सी जगह है, उसके लिए हम कौन सा सेंटेंस का हिस्सा इसके साथ में रिलेट कर सकते हैं। तो जो छोटे छोटे सेंटेंसेज हैं, द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी, द रिवर एंड्स, द माउंटेन्स मीट। तो गोमुख कौन सी जगह है, जहाँ पर्वत मिलते हैं, नहीं। जहाँ नदियाँ मिलती हैं, नहीं। द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी, जहाँ से गंगा नदी अपना सफ़र शुरू करती है। दूसरा क्वेश्चन, द गंगा एंड्स एट, गंगा नदी अपना सफ़र कहाँ ख़त्म करती है, प्रयाग में, नहीं। हरिद्वार में, नहीं। तो ये अपना सफ़र ख़त्म करती है द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, जिस जगह को गंगा सागर भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन सी है, त्रिवेणी संगम इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ द, तो त्रिवेणी संगम किनके मीटिंग का प्लेस है, किनके मिलने का प्लेस है। क्या यहाँ पर 3 माउंटेन्स मिलते हैं, नहीं। क्या यहाँ पर 3 शहर मिलते हैं, नहीं। 3 रिवर्स, यस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ये इसका सही जवाब है कि यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी, गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी, इसीलिए तो इसे संगम कहते हैं। बच्चों अब ये फोर्थ है डी, द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज, वो जगह जहाँ गंगा नदी समुद्र के साथ में मिलती है, उस जगह का नाम क्या है। अभी अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला है। डू यू रिमेंबर द आंसर। यहाँ पर ऑप्शन है द यमुना सागर, क्या उसका नाम यमुना सागर है, नहीं। क्या उसका नाम गंगा सागर है, हाँ, यही है उसका सही जवाब, और इसका नाम सरस्वती सागर तो बिल्कुल ही नहीं है। तो बच्चों आपने इसमें ध्यान रखा है ना, ब्लैक कलर से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और ब्लू कलर से मैंने सवालों के जवाब लिखे हैं। तो जहाँ भी ब्लू कलर है देयर इज ए आंसर। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि वर्ड पावर में क्या चीज़ है। मैंने सोचा कि आज ज़रा सा इसके कुछ ग्रामर वाले क्वेश्चंस भी हेल्प करने में आपकी मदद कर देता हूँ। सो द फर्स्ट सेक्शन इज़ वर्ड पावर। वर्ड पावर बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज कितनी स्ट्रांग है, इसका पता 2 चीज़ों से चलता है। आपको व्याकरण की जानकारी, ग्रामर की जानकारी कितनी है, और आपके पास उस भाषा के कितने शब्दों की समझ है, वर्ड पावर। तो यही चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे। कुछ वर्ड्स जो हम लोगों ने इस चैप्टर्स में पढ़े हैं, लाइफ लाइन, जर्नी, होली, बिलीव, कल्चर। अब इसे यहाँ पर फिलअप करना है। तो देखिए मैंने आपके लिए सॉल्व करके लिखा है, बिलीव इन योर सेल्फ, डल लेक इज़ दी लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर, बाइबल इज़ दी होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, बाइबल क्रिश्चियन लोगों की पवित्र किताब है। वैसे ही जैसे हमारे लिए गीता है, वेद है ना, मुस्लिमों के लिए कुरान है। चिल्ड्रेन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स, तो बच्चों को अलग अलग संस्कृति को आदर करना चाहिए। आई ऑलवेज इंजॉय ए जर्नी, यहाँ पर मैंने जर्नी वर्ड फिलअप किया है। तो इस तरीके से मैंने आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। आगे देखता हूँ, यू हैव टू मेक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द जंबल लेटर्स। जंबल लेटर का मतलब क्या होता है कि एक मीनिंगफुल वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उसे इधर उधर उसका सीक्वेंस बिगाड़ देते हैं। तो पजल, अगर पजल सॉल्व करना है तो वहाँ पर ये जंबल लेटर्स वाले प्रॉब्लम्स आते हैं, एग्जाम्स में भी आते हैं, आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हो सकता है। तो आप देखो यहाँ पे GGANA, इससे क्या बना सकते हैं, तो मैंने बनाया गंगा। UHOKMG, ये जंबल किया हुआ है, इससे मैंने बनाया गोमुख। RRDIASWA, आप क्या बनाओगे इससे, कोशिश करो। अगर नहीं कोशिश करने से भी नहीं बन पा रहा तो आप मेरा आंसर देख सकते हो, इट इज़ हरिद्वार। और डी में है ETIRVIN, इससे बनता है त्रिवेणी। MASGNA, इससे बनता है संगम, है ना। और मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि जो भी वर्ड्स बने उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि ये पंक्चुएशन मार्क्स का जो चैप्टर हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली बात यही तो सिखाया जाता है कि एवरी वर्ड, एवरी सेंटेंस मस्ट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, है ना।
आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें लैंग्वेज प्रैक्टिस ये भी एक हिस्सा है, जहाँ पर एडजेक्टिव्स के बारे में थोड़ा सा ग्रामर बताया गया है। एडजेक्टिव्स विशेषण, विशेषण क्या होते हैं बच्चों? वो शब्द जिससे हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देते हैं। वो अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है, लाल है, पीला है, बहुत है, कम है ना, 5 है, 7 है। सो ऑल दीज वर्ड्स, सच टाइप ऑफ वर्ड्स कैन बी काउंटेड एज एडजेक्टिव्स, हम लोग इसे कह सकते हैं। यहाँ एक प्यारा सा डेफिनेशन है एडजेक्टिव का कि एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ये ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन बताते हैं, उसके गुण दोष के बारे में बताते हैं। एवरी एडजेक्टिव हैज़ 3 डिग्रीज, और हर एडजेक्टिव का 3 डिग्री होता है। उसकी पोटेंशियल क्या है, थोड़ा है, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, ये वाली बात। दे आर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो एडजेक्टिव के जो 3 डिग्री होते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में से, वो क्या क्या है बच्चों? ये है पॉजिटिव, इसे मैं सोच रहा हूँ कि कलर कर दूँ। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, हर एडजेक्टिव के ये 3 डिग्री हो सकते हैं। ई आर मिला करके हम इसे कंपैरेटिव डिग्री का बनाते हैं, और ई एस टी ऐड करके हम इसे सुपरलेटिव डिग्री का बनाते हैं। सपोज करो जैसे वो होता है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। तुम एक बेहतर लड़के हो, यू आर ए बेटर बॉय। तो जब हम बेहतर करते हैं तो वहाँ पर हम कई बार किसी और के साथ में तुलना करते हैं, तुम्हारे दोस्त के साथ में, तुम्हारे क्लासमेट के साथ में। और सपोज़ करो कि अगर मैं कहता हूँ कि तुम क्लास के सबसे अच्छे लड़के हो, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास, तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो हालांकि गुड, बेटर, बेस्ट में हम लोग देख रहे हैं कि गुड के साथ में ई आर नहीं लगाया गया है, ये अलग ग्रुप का शब्द है। लेकिन बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हम ई आर जोड़ करके उसका कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं, और फिर उसमें ई एस टी लगा करके हम उसका सुपरलेटिव डिग्री वर्ड बना सकते हैं। उसी का एग्जाम्पल नीचे बताया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल है स्लो, धीमा, स्लोअर, उससे धीमा, और स्लोएस्ट, सबसे धीमा। आगे का मैंने BCDE बनाया है आपके लिए, आपकी मदद करने के लिए। वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, बिग, बिगर एंड बिगेस्ट। इस तरीके से मैंने आपके लिए बनाया है। आप चाहो तो और भी, आप चाहो तो जितने भी एडजेक्टिव्स आप जानते हो उसे अपनी कॉपी में नोट करो, और कॉपी में 2 नहीं 3 कॉलम बनाने हैं। पहला हो जाएगा उसका नॉर्मल फॉर्म जो कि पॉजिटिव है, दूसरा क्या हो गया, कॉम्परेटिव हो गया, और तीसरा हो जाता है सुपरलेटिव जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का है ना। और देखो क्या कि क्या आप उस वर्ड को ई आर लगा करके कॉम्परेटिव डिग्री का और ई एस टी लगा करके उसका सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म उस एडजेक्टिव का लिख सकते हो क्या? आप चाहो तो मुझे लिख करके भेज भी सकते हो, और जिसका ना बना पाओ मैं वो बनाने में आपकी हेल्प करूँगा। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस सेक्शन में, कि राइट ए फ्यू सेंटेंसेज अंडर द फॉलोइंग हेड, फर्स्ट डिस्कस इट विथ योर टीचर। तो ये तो मुझे मिला नहीं क्वेश्चन, नहीं तो मैं वो सॉल्व करके बता देता, मुझे दिखा नहीं किताब में। चलो यहाँ पर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज केयरफुली। इसे ध्यान से पढ़ना है और समझना है। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। द टेबल हैज़ 4 legs, टेबल में 4 पैर होते हैं। द टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स, बाघ के शरीर पर काली पट्टियाँ होती हैं ना, चितकबरा सा होता है ना। बटरफ्लाइज हैव कलर्ड विंग्स, तितलियों के रंगीन पंख होते हैं। अब इसके बेसिस पर क्या क्या हमें सॉल्व करना है। नाउ वी हैव टू फिल हैव, हैज। नीचे यहाँ पर 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं A to E, जिसमें ज़रूरत के हिसाब से और ग्रामर की सुटेबिलिटी के हिसाब से हैज या हैव को फिलअप करना है। पहला है ए क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल क्या है बच्चों, ये 3rd पर्सन है, इसके साथ हम लोग हैज इस्तेमाल करेंगे। ए क्रोकोडाइल हैज़ 4 legs,
आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ हम लोग हैव इस्तेमाल करते हैं हमेशा। माई फ्रेंड, ये भी थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ में हैज इस्तेमाल किया है हम लोगों ने। और यहाँ पर फिर लिखा है डू यू हैव ए कार, तो यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के साथ हमेशा ही हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ई में लिखा है हरी, हरी के पास एक स्कूटर है, तो हैव होगा या हैज होगा? हरी कौन है बच्चों? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए हैज लिखा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी बताई गई हैं, तो मैंने इसे इसलिए यहाँ पे नोट कर लिया कि आपको ज़रा सा याद दिला दूँ। लेट्स नो मोर, थोड़ा और जानते हैं। कुंभ मेला इन हिंदू रिलीजन इज ए रिलीजियस फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड 4 times at 4 different places over the course of 12 years, and the places where it is held are Allahabad at Triveni Sangam, Haridwar on the bank of the river Ganga, Nasik on the bank of the river Godavari, Ujjain on the bank of the river Chipra। तो जिन बच्चों को कुंभ मेले के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करनी है, या आप ऐसा सोच रहे हो कि कुंभ मेला के बारे में हम ज़्यादा डिटेल्स इकट्ठा करके एक एस्से लिख लें आगे पीछे करियर में, आगे की क्लासेज में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम्स में कभी भी ऐसा सवाल आ सकता है। कुंभ मेला इलाहाबाद यूपी के लिए बहुत वैल्यू रखता है, तो उस हिसाब से आप ना इस डिटेल्स को नोट करके रख लो, और कुछ और भी चीज़ों की जानकारी लिख लो, जैसे कि कुंभ मेला 12 साल पर लगता है, किन किन जगहों पर लगता है ना। अर्ध कुंभ का मतलब क्या होता है, किस किस नदी का संबंध है, किस किस शहर का इसके साथ में संबंध है। तो आपके पास में एक अच्छी खासी जानकारी इकट्ठा हो जाएगी, तो कभी भी आप कुंभ मेला पर ऐसे लिख सकते हो, वेदर इट इज़ हिंदी और इंग्लिश, किसी भी भाषा में लिखना हो, डिटेल्स होने चाहिए ना, इसीलिए मैंने याद दिलाने के लिए लिखा। अच्छा, नीचे है द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट पॉल्यूशन इन दी गंगा। ये सवाल आपके कॉम्प्रिहेंशन में नहीं है, लेकिन ये सवाल आगे चल कर के आपकी क्लासेज में, इस क्लास में, जनरल साइंस में, कंपटीशंस में, किसी डिबेट में, है ना, कभी भी पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू प्रिवेंट पॉल्यूशन इन गंगा, गंगा नदी में आप प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स शुड बी टेकन, क्या क्या करने चाहिए, है ना। तो मैंने बताया है, और ये है यहाँ पर किताब से भी है, किताब में भी लिखा गया है। आप चाहो तो कुछ और भी पॉइंट्स इसके साथ में ऐड कर सकते हो। सो देयर आर सम बेसिक पॉइंट्स। पहला पॉइंट है डू नॉट टेक बाथ एंड वॉश क्लॉथ्स इन दी रिवर। हमें नदी में गंदगी ना फैलाएं, उसके लिए क्या करना है कि हमें अपने शरीर की गंदगी और अपने कपड़ों की गंदगी नदी में नहीं छोड़नी चाहिए। डो नॉट थ्रो पॉलीथीन बैग्स एंड अदर गार्बेज इनटू इट। ये तो बिग नो है भाई, कि कभी भी किसी भी नदी में, तालाब में, या नेचुरल वाटर के सोर्स में जहाँ से हम पानी पीते हैं, अपने खेतों में सिंचाई के लिए ले जाते हैं, या जानवर वहाँ जाकर के पानी पीते हैं, पॉलीथीन बैग तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, कचरा बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ हमें ही नुकसान नहीं पहुंचेगा, नदी के आसपास का जो इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, जो जानवर उसमें से पानी पीते हैं, या जिन पौधों को सिंचाई होती है, उन्हें भी नुकसान हो सकता है। डो नॉट बाथ एनिमल्स इन द रिवर। जानवरों को नदी में नहीं नहाना चाहिए, जानवरों को नहाने के लिए अलग तालाब बनाए चाहिए। बिल्कुल, मैं तो इस बात का सपोर्ट करता हूँ कि जानवरों को अगर नहाना ही है तो उनके लिए अलग तालाब होने चाहिए, वो रिवर नहीं होना चाहिए। रिवर मतलब नदी से बहता हुआ गंदा पानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। डो नॉट थ्रो हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल्स इनटू इट। और हमें जो उद्योग धंधे होते हैं, फैक्ट्री होती है, मशीनरी होती है, इसके केमिकल या इसके कूड़े कचरे को भी इसमें नहीं डालना चाहिए, इससे भी नदियों का पानी पॉल्यूट होता है। ये तो बहुत ही तकलीफ देह बात है। पानी को शुद्ध करना मुश्किल काम है ना, बहुत सावधानी का काम है, बहुत पैसे खर्च होते हैं, बहुत डिसिप्लिन फॉलो करना होता है। लेकिन अगर हम समय के साथ एक छोटा सा डिसिप्लिन मेंटेन करते चलें कि इंडस्ट्रियों का कचरा, उसका जो सीवेज है, उसे अगर हम नदी में नहीं डालते तो हम नदियों को पॉल्यूशन से फ्री रहने में काफ़ी समय तक बचाए रख सकते हैं।
We should organize awareness programs on the importance of clean गंगा with local people. गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में जो भी लोग रहते हैं हमें उन्हें जानकारी देनी चाहिए, लिटरेट करना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, उन्हें गंगा के स्वस्थ रहने का जो महत्व है वो बताना चाहिए। तो वो इस चीज़ को लेकर के सावधान रहेंगे, साथ में वो दूसरे लोगों को भी रोकेंगे। Encourage people to immerse ashes of dead bodies at the specific place provided for that purpose। और ये जो बात होती है ना कि मरे हुए लोगों का ये जो जली हुई राख नदियों में डालने का जो रिवाज है हमारे हिंदू धर्म में, थोड़ा सा इसके बारे में एक बार पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से भी नदियों में प्रदूषण होता है, इसकी वजह से भी नदियों में प्रदूषण होता है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो बच्चों मैं एक बार फिर से आपसे याद दिलाना चाहूँगा कि आप सब बच्चे, जिन बच्चों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो न्यू एज कोचिंग इस चैनल को यूट्यूब पर ढूंढें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। याद रखें इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। न्यू एज कोचिंग सेंटर शब्द मेरे नाम में शामिल नहीं है, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसका फेसबुक पेज भी है, वहाँ से भी आपको कई सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा समय समय पर। और अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हो तो तभी तो आपको तुरंत ही इस चीज़ का नोटिफिकेशन जाएगा कि कब मैंने आपके क्लास के लिए किस सब्जेक्ट का कौन सा लेक्चर अपलोड किया है। वो सॉल्यूशन हो सकता है, लेक्चर की चैप्टर की डिटेल हो सकती है, एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ बातें हो सकती हैं। और इंग्लिश ही नहीं, थोड़े समय में आपके लिए साइंस के, सोशल स्टडीज़ के, हिंदी के चैप्टर्स भी मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर में यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो मैं आपसे फिर से कहूँगा, अपना ख्याल रखिए, ठीक से रहिए और सेल्फ स्टडी कीजिए, है ना। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। बाय बाय।